साइकोथेरेपी पर रिसर्च की क्यों जाती है और क्या फायदा होता है इससे पेशेंट्स का अगर साइकोथेरेपीज पर रिसर्च की जाए। साइकोथेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इन पर बहुत सारा शोध हुआ है और बहुत से रिसर्चर्स ने, बहुत से डॉक्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है इस तरह की रिसर्च पर। रिसर्च में बहुत सारी फाइंडिंग्स आती हैं जो कि रिसर्चर्स के लिए यूज़फुल होती हैं, डॉक्टरों के लिए यूज़फुल होती हैं और जिनसे पेशेंट्स को भी फ़ायदा होता है। पर आमतौर पर लोग ये नहीं समझ पाते क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि साइकोथेरेपी पर भी रिसर्च होना ज़रूरी है। क्या ये भी कोई रिसर्च जैसी चीज़ें हैं? इसमें क्या रिसर्च होगी? भाई केमिकल पर, दवाओं पर तो समझ में आता है कि रिसर्च होती है लेबोरेटरी के अंदर, कई तरीके के शोध करते हैं वैज्ञानिक, कभी चूहों पर करते हैं, कभी बंदरों पर करेंगे, कभी कीड़े मकोड़ों पर और फिर इंसानों पर साइकोथेरेपी पर रिसर्च चूहों पर तो हो नहीं सकती, इंसानों पर ही होती है। पर ये रिसर्च का फायदा क्या है? और आप देखेंगे कि मैं अपने चैनल पर अक्सर बात करता रहता हूं कि इस रिसर्च में सीबीटी की इतनी इफेक्टिवनेस देखी गई, इस तरह का असर देखा गया, दवाओं के मुकाबले सीबीटी ज़्यादा अच्छी प्रूव हुई है, इस तरह की बीमारी को ठीक करने में सीबीटी काम आएगी तो यहाँ पर मेडिटेशन काम आएगी, तो यहाँ कोई दूसरी थेरेपी काम आएगी। अब कुछ हद तक तो लॉजिक लगा के समझा जा सकता है कि हाँ, डॉक्टर शायद थेरेपी को भी कुछ इस तरह समझते होंगे कि अच्छा, लोगों पर इसका असर क्या आ रहा है। भाई हमने थेरेपी दी, क्या लोग ठीक हो पाए? क्या लोगों पर असर आया? क्या किसी का डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक हुई? अगर 100 लोगों पर डॉक्टर ने रिसर्च किया, मतलब 100 लोग लिए और उन पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए थेरेपी दी, तो क्या इन लोगों पर असर आया? क्या इन लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी में इंप्रूवमेंट आई? तो ये सब देखने के लिए कोशिशें करते होंगे वैज्ञानिक, ताकि जब एक बार ये शोध हो जाएगा फिर उसके बाद वो लोगों को, डॉक्टरों को रिकमेंड करेंगे। पर इतना काफ़ी नहीं होता और सिर्फ यही देखने की कोशिश नहीं करते वैज्ञानिक और डॉक्टर जब वो साइकोथेरेपी पर रिसर्च करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फायदे या 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताऊंगा जिस वजह से साइकोथेरेपीज पर रिसर्च की जाती है। वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, 10 से 12 कारण देखे जा सकते हैं, पर मेन जो 3 कारण हैं उनकी मैं यहां पर बात करूंगा। पहला होता है इफेक्टिवनेस या एफिकेसी, मतलब कि थेरेपी का असर आएगा भी या नहीं, यह देखने के लिए रिसर्च किया जाता है थेरेपी पर कि अच्छा, हमने अगर दवाइयां दी और हमने देखा कि हाँ, दवाइयों से पेशेंट इंप्रूव हुए, तो अगर हम थेरेपी देंगे तो मान लीजिए 100 लोगों को हमने थेरेपी दी, तो कितने लोगों पर असर आया, कितने लोगों के डिप्रेशन लेवल कम हुए? हो सकता है 100 में से केवल 40 लोगों के ही डिप्रेशन में रिकवरी हुई और बाकी के 40-50 लोग शायद थोड़ा बहुत रिकवर हुए और 10-15% लोगों पर कुछ भी असर नहीं आया। तो थोड़ा बहुत तो ये आंकड़ा जमा हो जाता है, पर इसके भी परे जब इफेक्टिवनेस देखी जाती है किसी थेरेपी की, तो डॉक्टर ये भी देखना चाहते हैं कि बाकी इलाजों के मुकाबले थेरेपी कितनी यूजफुल है। मान लीजिए एक पेशेंट को दवाई दी जा रही है, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए या ओसीडी के लिए, और डॉक्टर ने कहा कि दवा लोगे, दवा से ही ठीक होगे, ये बीमारियां जो होती हैं ये ब्रेन में केमिकल के डिस्टर्बेंस से होती है, इसलिए बस दवा लेते रहो, ठीक हो जाओगे। अब पेशेंट है, उसको लगा कि हाँ, बीमारी तो है, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरे से तो ठीक नहीं हुई, मुझे दवा ही लेनी पड़ेगी। पर मान लीजिए एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर एक लैब में, एक यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल में एक शोध करते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, 100 लोगों को हम दवा देंगे और दवा से उनका इलाज करेंगे, मान लो 3 महीने तक या 6 महीने तक, और फिर इसी के साथ हम ऐसे ही और 100 लोग लेंगे जिनको वही बीमारी हो, उसी तरह की कंडीशन में हो, और फिर उनको हम सिर्फ थेरेपी से ठीक करेंगे। और साथ ही हम 100 ऐसे लोग लेंगे जिनको या तो हम कोई इलाज नहीं देंगे या फिर हम उनको कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट देंगे, मतलब थेरेपी भी दे रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं। अब होगा क्या, 3 महीने या 6 महीने के बाद, जितने भी टाइम तक ये रिसर्च की जा रही है, डॉक्टर ये देखेंगे कि अच्छा, क्या वो दवा वाले जो लोग थे, क्या उनके डिप्रेशन में ज़्यादा कमी आई? तो होता क्या है कि 100 लोगों का एक एवरेज निकाल लिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि दवा की मदद से पेशेंट्स में ओवरऑल पूरे 100 लोगों को अगर मिला दिया जाए तो उनका कुल मिला के 40 से 45% तक कमी आई उनके डिप्रेशन के लक्षणों में। मतलब किसी की 60-70% कमी आई होगी तो किसी की 20-30% भी आई होगी, ओवरऑल एवरेज मिला के 45% हो गया। अब अगर थेरेपी के इलाज से साबित हो जाए या ये पता चल जाए कि वो दवाओं के मुकाबले ज़्यादा अच्छा असर ला रही है, तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम दवाओं की बजाय थेरेपी भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप वो था जिसको सिर्फ थेरेपी दी गई, दवाइयाँ दी नहीं गई। अब मान लीजिए डॉक्टरों ने पाया कि इनमें जो 100 लोग थे उनके डिप्रेशन के लेवल में 60% तक कमी आई थेरेपी की मदद से, या 65% कमी आई। अब कहाँ 45 और कहाँ 65, तो 20% एक्स्ट्रा फर्क आया या ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आई।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स की तुलना करके, कंपेयर करके, कि कैसे थेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है दवाओं के मुकाबले। अब तीसरा ग्रुप था, मान लीजिए तीसरे ग्रुप में दवा और थेरेपी दोनों दी गई। अब इस ग्रुप में वैज्ञानिक मान लीजिए देखते हैं कि पेशेंट्स में 80 से 85% तक की डिप्रेशन के लेवल्स में कमी आई। अब ये तो दवाओं से भी अच्छा इलाज है भाई, ऑलमोस्ट डबल बेनिफिट मिल रहा है, और थेरेपी से भी अच्छा इलाज है कि मतलब दवाइयां भी दे रहे हैं, थेरेपी भी दे रहे हैं। तो ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे केस में ये कहेंगे पेशेंट्स को कि अच्छा ऐसा करो, आप ये दवा लो, 2 हफ्ते 4 हफ्ते लो, उसके बाद थेरेपी शुरू कर दो। या अगर आपको लगता है तो आप आज दवा ले लो और कल से थेरेपी लेना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताता है कि अगर दवा और थेरेपी साथ दी जाती है तो चांस होता है कि आपके अंदर जो रिकवरी है वो 70-80% तक हो सकती है, अगर आप 3 महीने ये दोनों ट्रीटमेंट लेते हो। पर मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो दवाइयां ही दिए जा रहे हैं, अब फर्क तो आ रहा है, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये डॉक्टर सिर्फ 40-50% तक ही फर्क ला पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो रिसर्च है ये बताएगा कि कैसे एक ट्रीटमेंट दूसरे के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव होता है, या एक ट्रीटमेंट अप्रोच जैसे कि दवा और थेरेपी का कॉम्बिनेशन ज्यादा असरदार होता है पेशेंट्स को ठीक करने में, बजाय इसके कि हम एक ही इलाज दें। तो ये शोध का फायदा होता है जहां हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को देखते हैं। फिर दूसरा एक फायदा होता है या कारण होता है थेरेपी पर रिसर्च करने का, और वो होता है कि इसके मैकेनिज्म्स समझे जाएं। अब साइकोथेरेपी जो है वो कई अलग अलग टेक्निक्स उसमें यूज की जाती हैं। जैसे दवाओं के अलग अलग डोजेज होते हैं और दवाओं के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे डिप्रेशन की भी दवाओं के 3-4 अलग अलग टाइप हैं, एंजाइटी की दवाओं के भी टाइप हैं। उसी तरह अलग अलग थेरेपीज के भी टाइप होते हैं और उनके अंदर अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं पेशेंट्स को ठीक करने में। अब जैसा कि इसमें नाम में ही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें दो तरह की अलग अलग थेरेपीज को कॉम्बाइन किया गया है। एक कॉग्निटिव थेरेपी और दूसरा बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी आपके बिलीव्स और आपके थॉट्स को चेंज करने पर जोर देती है, तो बिहेवियर थेरेपी आपके बर्ताव, आपके बिहेवियर पर फोकस करती है, आपके बिहेवियर में चेंज लाकर आपकी बीमारी को ठीक करती है। क्योंकि कई पेशेंट्स को सिर्फ बिहेवियर में चेंज लाने से रिलीफ मिलेगा, कईयों को थॉट्स में ही चेंज लाने से फर्क आ जाएगा, तो कईयों को दोनों में एक साथ बदलाव लाना होगा। अब कई सारे इसके अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं, कई सारे इसके टेक्निक्स होती हैं जो कि पेशेंट्स पर लगाई जाती हैं। अब डॉक्टर्स ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि हम अगर डिप्रेशन के पेशेंट को, मान लो अगर हम सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, तो क्या ये कॉग्निटिव थेरेपी का असर आएगा, या इसके साथ अगर हम बिहेवियर में भी चेंज लाने के लिए फोकस करें उससे भी फर्क आएगा? क्या एंजाइटी के पेशेंट्स को रिलैक्सेशन थेरेपी पर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि वो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो रिलैक्स करना चाहिए, या साथ ही उनको थोड़ा सा थॉट या बिलीफ में भी चेंज करना जरूरी है? क्या अगर हम पेशेंट के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज लाएं, पेशेंट की अगर रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लाएं, उसका ज्यादा अच्छा असर आएगा पेशेंट की रिकवरी में? या हम सिर्फ पेशेंट को कहें कि दिन में बस आधा घंटा ये एक्सरसाइज कर लो, उसी से फर्क आ जाएगा? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डिप्रेशन के पेशेंट को ज्यादा असर देगी, और कौन सी टेक्निक है जो ओसीडी पेशेंट को या एंजाइटी पेशेंट को हेल्प करेगी? अच्छा, एंजाइटी के मामले में तो हम सिर्फ एक्सपोजर थेरेपी यूज करते हैं, पर क्या ओसीडी के पेशेंट में भी यही टेक्निक काम करेगी? तो थेरेपी को समझने के लिए, थेरेपी के और बारीकी से गहराई में जाने के लिए कि किस तरीके से ये काम करेगी, किस तरह की टेक्निक किन लोगों को मदद देगी, इसके लिए भी रिसर्च किया जाता है। साथ ही डॉक्टर्स ये भी देखना चाहते हैं कि थेरेपी की ड्यूरेशन क्या हो। भाई 3 महीने की थेरेपी असर लाएगी या 6 महीने तक लेनी पड़ेगी? हो सकता है जैसे किसी पेशेंट को मान लीजिए माइल्ड लेवल का डिप्रेशन हो। माइल्ड लेवल का मतलब पेशेंट को थोड़ा बहुत ही डिप्रेशन है और कुछ ही हद तक उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ऐसा पेशेंट थेरेपी लेगा तो हो सकता है उसके लिए सिर्फ 6 से 8 सेशन या ज्यादा से ज्यादा 10 सेशन काफी रहे थेरेपी लेने के। पर किसी पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर लेवल का डिप्रेशन है और वो दवाइयां भी ले रहा है, जैसे कि बताया कि दवाओं के कॉम्बिनेशन से असर आएगा, तो उसको हो सकता है 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट देना पड़े, 30 से 35 सेशंस लग जाए उसको थेरेपी के। तो डॉक्टर्स देखना चाहेंगे कि किस कंडीशन में किस तरह के पेशेंट्स को कितनी ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सी टेक्निक्स यूज कर पाए ताकि पेशेंट को ज्यादा अच्छा रिलीफ मिले। यह सब देखने के लिए रिसर्च किया जाता है, ये अंदाजे से नहीं बोला जा सकता। और कोई भी रिसर्च जो होती है वो एक कंपैरेटिव ग्रुप लेती है, मतलब एक ग्रुप को एक तरह का इलाज दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरे तरह का इलाज दिया। एक ग्रुप को सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी दी, दूसरे ग्रुप को बिहेवियर थेरेपी दी, और तीसरे ग्रुप को कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों थेरेपीज दी गई।
एक ग्रुप को सिर्फ हमने 1 महीने तक इलाज दिया और मोटी मोटी सारी चीजें समझा दी, करा दी, पर दूसरे ग्रुप को हमने 3 महीने तक इलाज दिया और उसको थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे उसको रिकवर करने में मदद दी। तो डॉक्टर्स ये सब तुलनाएं करके, कंपैरिजन करके जांच पाते हैं कि किस तरीके से पेशेंट्स को कैसा इलाज दिया जाए, कौन से पेशेंट्स पर कौन सी थेरेपी टेक्निक लगाई जाए ताकि वो ज़्यादा अच्छा असर लाए और पेशेंट को ज़्यादा अच्छा रिलीफ दे पाए। इसी के साथ डॉक्टर्स ये भी देखना चाहते हैं कि दूसरी कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस या कुछ दूसरे ऐसे फैक्टर्स जो कि बीमारी से रिलेटेड नहीं है, वो भी क्या असर डालते हैं पेशेंट की थेरेपी पर या उसकी कंडीशन पर। मतलब जैसे कि हो सकता है पेशेंट जो है वो अल्कोहल या ड्रग्स लेता है और उसकी वजह से पेशेंट के डिप्रेशन, एंजाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो है थेरेपी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि पेशेंट के या तो दोनों कंडीशंस एड्रेस हो जाएं या फिर एक का इम्पैक्ट कम करके दूसरी पर ज़्यादा अच्छा असर लाया जा सके। इसी के साथ मान लीजिए पेशेंट को क्रोनिक फिजिकल कंडीशन है, किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई क्रोनिक बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है और पेशेंट के डिप्रेशन, एंजाइटी के लेवल बढ़ते हैं। तो जो साइकोथेरेपी है उसे थोड़ा अलग तरह से प्लान और डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का जो स्ट्रेस है उसकी बीमारी को लेकर उसको भी इक्वली हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। थेरेपी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होता, उसमें पेचीदगियाँ हैं, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिसके हिसाब से थेरेपी को डिज़ाइन करना होगा। तो कई सारे ऐसे कस्टमाइज्ड तरीके बनाए जा सकते हैं और कुछ तो ऐसा किया भी जा चुका है काम जिसमें मेंटल डिसऑर्डर भी शामिल है और कुछ फिजिकल डिसीज भी शामिल है। इस तरह की कंडीशंस को कैसे हैंडल करना है इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल भी बनाए जा चुके हैं जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, जिसमें कि सिर्फ बिहेवियर या कॉग्निटिव थेरेपी जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी पे की जाएगी, सिर्फ वो इंक्लूडेड नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि कलेक्टिवली एक पेशेंट की कंडीशन को हैंडल किया जा सके। साथ ही पेशेंट की लाइफ में कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है वो एम्प्लॉयड ना हो, जॉब ना करता हो, घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी चल रही हो या घर के अंदर के हालात बुरे हो सकता है घर में फैमिली मेंबर्स में कोई मेंटल इलनेस हो। तो इन कंडीशंस में ट्रीटमेंट को कैसे प्लान करना है, इन फैक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, इसको जांचने के लिए और इसका थेरेपी पर क्या असर आएगा और थेरेपी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए भी रिसर्च की जाती है। अब तीसरा पहलू आता है या तीसरा कारण जिसकी वजह से थेरेपी पर रिसर्च होती है वो है कि पर्सनलाइज्ड तरीके से ट्रीटमेंट्स को मॉडिफाई करना या कस्टमाइज करना ज़रूरी होता है और उस पर भी रिसर्च किया गया है। मतलब जैसे कि पेशेंट की ज़रूरतें क्या हैं, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, किस तरह की उसकी मानसिक बीमारी है, जैसे कि बाइपोलर पर अलग तरह से थेरेपी दी जाएगी, स्किज़ोफ्रेनिया पर अलग तरह से दी जाएगी, डिप्रेशन पर अलग तरह से होगी। और डिप्रेशन के भी कई टाइप हैं, जैसे डिस्थाइमिया होता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और एंजाइटी के भी कई टाइप्स हैं, ओसीडी के भी कई थीम्स होते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस में जहां पेशेंट की ज़रूरतें, जो कि उसकी अपनी साइकोलॉजिकल ज़रूरतें हो सकती हैं या उसकी जो सोशल कंडीशन है या उसकी बीमारी के हिसाब से जब ट्रीटमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है और कुछ टेक्निक्स एक तरह की कंडीशन में यूजफुल होंगी तो कुछ टेक्निक्स दूसरी कंडीशन में यूजफुल होंगी, जब इस तरह से पूरा रिसर्च किया जाता है तो डॉक्टर्स ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से, ज़्यादा भरोसे से कह सकते हैं कि कौन सी थेरेपी दी जाए और कैसे दी जाए। कुछ केसेस में फैमिली थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में फैमिली मेंबर्स को खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि किस तरह से वो पेशेंट को हैंडल करें और किस तरह से पेशेंट के लक्षणों को कम करें। तो फैमिली थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी, पेशेंट की जो थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी, दोनों पर एक साथ काम करके किस तरह से अच्छे रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं, इस पर भी बहुत सारा शोध हुआ है। और इस तरह से जब काम किया जाता है तो डॉक्टर्स नए तरह के थेरेपीज भी इन्वेंट कर देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि पुरानी थेरेपी की अप्रोच में थोड़ी कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी थेरेपी बदल नहीं पा रही। हो सकता है जब ये थेरेपी बनी थी तो डिप्रेशन के मामले में बनी थी, पर अब हम इसको बायपोलर पर अप्लाई कर रहे हैं। अब बायपोलर के मामले में कंडीशन तो पेशेंट की अलग होती है, मेनिया भी है, डिप्रेशन भी है, पेशेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस रहती हैं, डिसेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इस मामले में पेशेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से और बायपोलर के नेचर के हिसाब से अब ट्रीटमेंट को, मतलब थेरेपी को नए तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसमें कुछ नए एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पर और कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और यह भी देखा जा सकता है कि कैसे स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में सीबीटी के मुकाबले कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी ज़्यादा असरदार साबित हो सकती है।
तो कई तरह से जब ट्रीटमेंट्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया जाता है, नए नए वैरायटी में ट्रायल लिए जाते हैं, नए तरह से इलाज मॉडिफाई किए जाते हैं, बीमारी के हिसाब से नए इलाज बनाए जाते हैं, तो ये सारा काम भी केवल रिसर्च की मदद से ही हो सकता है। और यहाँ पर भी वही चीज काम आती है कि दो या दो से ज्यादा ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है और तब देखा जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट किन कंडीशंस में ज्यादा अच्छा असर लाएगा। तो ये तीन बड़े कारण होते हैं जिस वजह से थेरेपी पर रिसर्च होता है, और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट जो फायदा है वो पेशेंट्स को ही पहुंचता है। इसलिए रिसर्च जरूरी है और रिसर्च को समझना भी जरूरी है। रिसर्च क्या कहती है बीमारियों के मामले में, इसे जानकर हम ज्यादा बेहतर तरह से इलाज ले सकते हैं।